हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर में दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इट मींस दिस चैप्टर डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ऐसे डिवाइसेस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जैसे हमारे घर में इन्वर्टर्स है, इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करते हैं। बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर होता है एसिड्स, केमिकल्स। और ये केमिकल्स हमें जब पावर कट हो जाता है तो यही हमारे केमिकल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जब पावर आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस बैटरी में कंज्यूम हुआ सारा एनर्जी को दोबारा से चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि कैसे कोई डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वन ऑफ द गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। गैल्वेनिक सेल से हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और गैल्वेनिक सेल का एक कॉमन एग्जांपल है जिसका नाम है डैनियल सेल, जिसको हम लोग कॉमनली जिंक कॉपर सेल के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग जिंक कॉपर सेल का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। डैनियल सेल, जिसको हम लोग जिंक कॉपर सेल के नाम से जानते हैं। डैनियल सेल के अंदर एक्चुअली दो कंटेनर होते हैं और इनके अंदर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसा सेल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए दो अलग अलग कंटेनर का यूज किया जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर पढ़ा कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, दोनों एक ही कंटेनर में लगा होता है और इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी एक कंटेनर में एनोड और कैथोड लगाया जाए उसको हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और अगर अलग अलग कंटेनर यूज कर रहे हैं तो इसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आईयूपीएससी के रूल के हिसाब से लेफ्ट साइड वाले कंटेनर के अंदर एनोड लगा होता है और राइट साइड वाले कंटेनर के अंदर कैथोड लगा होता है। इस जिंक और कॉपर में जिंक को बनाया जाता है एनोड और कॉपर को बनाया जाता है कैथोड। आइए हम लोग सीखेंगे आगे कि कौन सा मटेरियल एनोड बन सकता है और कौन सा मटेरियल कैथोड बन सकता है। इन दोनों को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पता करने के लिए कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इन दोनों कंटेनर को एक सॉल्ट ब्रिज, एक ग्लास का बेंट ट्यूब जिसके अंदर कुछ सॉल्ट भरे होते हैं, और वो सॉल्ट होता है पोटेशियम का क्लोराइड या पोटेशियम का नाइट्रेट, और इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। जिंक को डिप किया जाता है जिंक के ही सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में, यहाँ पे जिंक सल्फेट को यूज किया जाता है, और कॉपर को डिप किया जाता है कॉपर वाले सॉल्ट के सॉल्यूशन में, यहाँ हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जिंक ZnSO4 में Zn डाई पॉजिटिव के फॉर्म में है, और यहाँ Cu2+ फॉर्म में है, और यहाँ रॉड में जिंक अपने ऑक्सीडेशन नंबर 0 में है और कॉपर यहाँ रॉड में अपने ऑक्सीडेशन नंबर 0 में है। तो जैसे ही हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज
क्या काम करता है? सॉल्ट ब्रिज इन दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट करने का काम करता है ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। बिना सॉल्ट ब्रिज के सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो आखिर सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या डाला जाता है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऐसे सॉल्ट डाले जाते हैं जो केमिकली इनर्ट होते हैं, वो खुद इस केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और साथ में इनके केटाइन और एनाइन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए। और इसका काम होता है, ये एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इंटरनल सर्किट को, और दूसरा इसका काम क्या है कि इस साइड में ये जिंक जो है अपने आप को Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। ये जिंक अपने आप को Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या बन गया? Zn डाई पॉजिटिव। यानी रॉड से ये कौन सा सॉल्यूशन वाले पार्ट में आ गया। और इस साइड में क्या होता है? कॉपर इसका छोड़ा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu2 प्लस इसका 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये जिंक Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन कहां रह जाता है? इस रॉड के ऊपर रह जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके अपने आप को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू धीरे 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 इस तरफ पहुंच रहा है। इस तरफ पहुंचने के बाद कॉपर जो है, कॉपर डाई पॉजिटिव इंतजार कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। ठीक है, तो इस वाले पर जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ वो पॉजिटिव चार्ज का हुआ या नेगेटिव चार्ज का? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी इसका पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। और इस साइड के रॉड पे सारे पॉजिटिव आयंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? जिंक से कॉपर की तरफ। तो इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है? जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है और जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड कहलाता है। तो यहाँ पर जिंक एनोड का काम करेगा और कॉपर कैथोड का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए इस सर्किट के अंदर तो वो कहां से कहां हो रहा है? कैथोड से एनोड की तरफ। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि करंट को डिटेक्ट करना और करंट का मैग्नीट्यूड को बताना कि कितना करंट इसमें पास कर रहा है। ठीक है, अब जो है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमने एनोड और कैथोड का पता लगा लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगा लिया, नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल का पता लगा लिया। और इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? सेल का रिप्रेजेंटेशन जो आता है वो हम लोग लिखते हैं इस तरीके से कि Zn ऑक्सीडाइज होकर के Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और ये 2 लाइन जो है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। यानी लेफ्ट साइड वाले चेंबर में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और राइट साइड वाले चेंबर में कॉपर का आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस साइड में रिडक्शन हुआ। यहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर की बात करते हैं कि n का वैल्यू कितना आएगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और कॉपर ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ n। यहां पर n का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग वोल्टमीटर का यूज करें तो इन दोनों के बीच में जब अगर ये एक बैटरी है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ई सेल के नाम से जानते हैं। अगर इस पूरे सेटअप के अंदर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल
1 मोलर रखा जाए और टेम्परेचर 298 केल्विन रखा जाए तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल को निकालने का फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड और एनोड, कैथोड में एनोड के पोटेंशियल को अगर हम माइनस करते हैं तो ई नॉट सेल निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ आता है कि सर हम जिंक को ही एनोड और कॉपर को कैथोड क्यों बनाएंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और कॉपर इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने का टेंडेंसी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जब कोई एटम, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल को ही, एसआरपी वैल्यू को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया, यानी कि इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हम लोग कंसीडर करेंगे वो एसआरपी वैल्यू पे कंसीडर करेंगे। अब आपको इसका सीरीज अगर एक बार समझते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल जा सकता है। इससे किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का पता नहीं चल सकता है। कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसका सैलरी और बी पर्सन का सैलरी, ए और बी के सैलरी का डिफरेंस दिया हुआ है कि इन दोनों की कमाई का अंतर 20,000 रुपया है, तो बताइए ए की कमाई कितनी है या बी की कमाई कितनी है? ये बताया नहीं जा सकता है डिफरेंस से। हाँ, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ए कमाता ही नहीं है और बी की कमाई, बी कुछ कमाता है और दोनों का डिफरेंस 50,000 का है, इसका मतलब डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सैलरी ऑफ बी। जब ए कमाता ही नहीं है तो डिफरेंस पूरा पूरा बी का हो गया। उसी तरीके से साइंटिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि इसके अंदर एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि एक ट्यूब होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है और इस हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है ओवर अ प्लैटिनम वायर। ठीक है, और इस प्लैटिनम प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है। इसका पोटेंशियल जो है ये हम लोग इसका जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू हम लोग हाइड्रोजन के लिए 0 कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जब भी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला गया तो उसका पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज को लिखा गया और उसको सजाया गया एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इस हिसाब से एक सीरीज बना जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से सबसे ऊपर में जो एटम आता है उसका नाम है लिथियम। ठीक है, लिथियम का एसआरपी वैल्यू हाईली निगेटिव होता है, हाईली निगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कभी भी राजी नहीं होता है, निगेटिव, हाईली निगेटिव। इससे अगर पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये कहता है नहीं। ठीक है, जिसका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अग्रीड है। तो लिथियम से नीचे चलेंगे हम तो लिथियम से कम होता है पोटेशियम का, फिर बेरियम का, उसके बाद स्ट्रोंटियम का, फिर कैल्शियम का। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ले के 12 सरदार का नाम मांगे आलम महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है। यहाँ हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 है, इसके ऊपर जितने भी वो सारे नेगेटिव है, ये हाईली नेगेटिव है और धीरे धीरे इनका नेगेटिव वैल्यूज जो है वो
कम होते जाएगा। फिर हाइड्रोजन के बाद जो भी एलिमेंट्स है उनका पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। कौन है? क्यों आए होंगे आज ब्राह्मण, पंडित, ओझा, कल आओ फिर। यानी इस सीरीज में सबसे लास्ट में कौन आता है? फ्लोरीन आता है, और फ्लोरीन का जो है पोटेंशियल वो हाईली पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद कॉपर का भी पॉजिटिव है, आयोडीन का थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, और इस तरीके से ये पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ता जाता है। सिंपली हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे निगेटिव वैल्यूज क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बिल्कुल हाईली निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कहलाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ऊपर से नीचे आने पर ये जो है धीरे धीरे ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर ले यानी खुद का रिडक्शन कर ले, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसका मतलब फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और नीचे वाले पे गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। इसलिए इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जिंक और कॉपर में, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर हम कोई दो कपल का बात करें जो जिसमें दोनों का पोटेंशियल निगेटिव है, तो जो हाईली निगेटिव होगा वो बनेगा एनोड, जो लो निगेटिव होगा वो बनेगा कैथोड। अगर हम कोई ऐसे एलिमेंट का बात करें जो जिसमें ये तो निगेटिव है और ये जीरो है, तो निगेटिव वाला बनेगा एनोड, जीरो वाला बनेगा कैथोड। जीरो और पॉजिटिव में जीरो बनेगा एनोड और पॉजिटिव बनेगा कैथोड। अगर हम दो पॉजिटिव का बात कर ले तो जो लो पॉजिटिव होगा वो बनेगा एनोड, और जो हाई पॉजिटिव होगा वो बनेगा कैथोड। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोड को एनोड और कैथोड बनाना सीख गए। अब जो है इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता करने वाले हैं। तो ई सेल बराबर हमने देखा कि ई नॉट कैथोड है, यहाँ पर कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का और माइनस एसआरपी वैल्यू किसका बैठाएंगे? जिंक का। कॉपर का जो एसआरपी वैल्यू होता है वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट, और जिंक का जो होता है वो होता है माइनस 0.06। तो फॉर्मूला के हिसाब से माइनस 0.06 0.76 जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.34 प्लस 0.76, और ये सॉल्व करके आ जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट। यानी कि डैनियल सेल का इनॉड सेल का वैल्यू जो होता है वो 1.10 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में जिंक कॉपर से डैनियल सेल से कुछ रिलेटेड बातें क्या हो गई कि इसमें जिंक एनोड बनता है और कॉपर कैथोड बनता है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 1.10 वोल्ट का आता है। अब जो है इसमें एक बात और समझने की है कि जब जिंक कॉपर सेल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ई सेल का वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव भी हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये अपने आप जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कॉपर गेन कर रहा है। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इसका ई सेल का वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होगा इट इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, ये वैल्यूज भी हमको पता होनी चाहिए। तो इस सेल के लिए अगर गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज निकालना हुआ तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ठीक है, ई सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। F का मतलब चार्ज और
F का जो वैल्यू होता है वो होता है 96500। ठीक है, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, और वो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए N का वैल्यू बदल जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा माइनस N F E नॉट सेल हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको कहते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या होता है? ये नर्स इक्वेशन क्या बताता है? ये नर्स इक्वेशन बताता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ठीक है, डेल्टा G का वैल्यू अगर हम माइनस NF E सेल पुट कर दे तो डेल्टा G नॉट का वैल्यू हो जाएगा माइनस NF E नॉट सेल प्लस RT ln Q। अगर हम इसको माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो यहां से माइनस NF से माइनस NF कट जाएगा, ये हो जाएगा E सेल और इज इक्वल टू E नॉट सेल। ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस RT बाई NF ln Q। लॉग ln को, नेचुरल लॉग को अगर हम लोग लॉग के वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 RT बाई NF log Q। Q क्या है? Q है रिएक्शन कोशेंट, और इसका वैल्यू कहां से आएगा? इसका वैल्यू आएगा एनोड का कंसंट्रेशन बाई कैथोड का कंसंट्रेशन। एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। जनरली हमारा क्वेश्चन जो होता है 298 केल्विन पर होता है, और 298 केल्विन पर इसका फार्मूला E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ये कांस्टेंट है 2.303, F का वैल्यू 96500 कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ सॉरी RT छूट गया, R और T 298 केल्विन है, और R का वैल्यू आइडियल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। इन सारे वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये आता है 0.059 बाई क्या बच गया N, और ये लॉग एनोड बाई कैथोड का कंसंट्रेशन हम लोग पुट करेंगे, और दिस इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन एट 298 केल्विन। ठीक है, तो आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF of the cell Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 0.01 m, और इस साइड में Cu2 प्लस 1.0 m, और इससे बन रहा है Cu। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन है इसका EMF कैलकुलेट करने का। तो इसमें हम लोग एनोड और कैथोड का मटेरियल देख पा रहे हैं कि जिंक और कॉपर है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसका EMF यानी E सेल निकालने के लिए E नॉट सेल निकालना पड़ेगा, और E नॉट सेल जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखा है, इसका E नॉट सेल अगर कॉपर और जिंक कपल है तो ये आएगा 1.10 वोल्ट, है ना। अगर कोई और क्वेश्चन दिया होगा तो इसका SRP वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। तो E नॉट सेल आ गया, अभी हमको क्या करना है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई m लॉग एनोड का कंसंट्रेशन, यहाँ पे एनोड कौन है, Zn डाई पॉजिटिव, और कैथोड कौन है, Cu2 पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन पुट करना है। तो E नॉट सेल का वैल्यू आ गया 1.10 माइनस 0.059 बाई n का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है दोनों साइड से तो यहाँ n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि A जो है अपने आप को A ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है और B डाई पॉजिटिव अपने आप को B में कन्वर्ट कर रहा है, इस केस में क्या होगा कि A ट्राई पॉजिटिव बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा
और बी डाई पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बी बन रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब इलेक्ट्रॉन बराबर होगा तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसके लिए जब हम लोग लॉग एनोड बाई कैथोड को पुट करेंगे तो यहाँ पर एनोड में जो है वो हो जाएगा 8 ट्राई पॉजिटिव, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर हो जाएगा। और कैथोड में जो मटेरियल है हमारा बी डाई पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका क्यूब लग जाएगा। ठीक है, जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो इसके पावर में चला जाएगा। बहरहाल हम लोग यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे log Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 0.01 और Cu2 प्लस का है 1.0 जो कि 1 है। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.10 माइनस 0.059 बाई 2 जो कि यहाँ पे हो जाएगा 0.0295। ठीक है, और या यहाँ पे हम लोग पहले log का वैल्यू पुट करते हैं, ये माइनस ही हो जाना है। ठीक है, तो ये log 0.01 को हम लोग log 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 ही हो गया। और ये -2 log a का पावर b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है जी, b log a आता है। -2 आगे आ जाएगा कोएफिशिएंट में और log 10 का वैल्यू 1 होता है, -2 into 1 दैट इज -2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 1.10 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू -2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका वैल्यू आया 1.10 प्लस 0.059 और इसको ऐड करने से आ जाएगा 1.159 वोल्ट। दैट इज द ई सेल फॉर द गिवन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ई सेल का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था डैनियल सेल, कॉपर और जिंक का कपल वाला सेल। इसके अलावा मटेरियल चेंज होंगे, ई सेल का वैल्यू चेंज होगा, कंडीशन चेंज होगा, ई सेल का वैल्यू चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो भी ई सेल का वैल्यू चेंज होगा। तो आई होप कि आपको ये डैनियल सेल वाला टॉपिक समझ में आया होगा और हम लोग इससे आगे दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।